Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK Sir. This is my profile and आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 मेंडलिज्म के बारे में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जेनेटिक्स की जिसमें हम लेक्चर 1 डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, उसमें हमने बात किया कुछ डिस्कवरीज के बारे में और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। टर्म्स जो होते हैं जेनेटिक्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि यही टर्म्स पूरे जेनेटिक्स चैप्टर में हर जगह लगभग यूज किए जाते हैं। उसकी वजह से टर्म्स जो हैं जेनेटिक्स के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके टर्म्स क्लियर नहीं हैं तो प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 पे जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट पे और आप उन टर्म्स को क्लियर कीजिए ताकि आपका जेनेटिक्स चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडलिज्म के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं मेंडलिज्म क्या है। तो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आर नोन एज मेंडलिज्म। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल। इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस, और उन परफॉर्मेंस को करने के बाद में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए थे, कुछ मैकेनिज्म्स दिए थे इसके हेरिडिटरी प्रोसेस के कि कैसे जो हेरिडिटरी मटेरियल है यानी कि जीन्स वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया। इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को जिसमें हम स्टडी करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम मेंडलिज्म। देन मेंडल पास्टुलेटेड वेरियस एक्सपेरिमेंटल लॉज इन रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और उन्होंने बहुत सारे पास्टुलेट्स दिए। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मेंडल थे कौन। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन एंड मेंडल। मेंडल वॉज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822 इन ऑस्ट्रिया इन सिलेसिया विलेज। सिलेसिया विलेज में, ऑस्ट्रिया के सिलेसिया विलेज में 22 ऑफ जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। मेंडल वर्कड इन ऑगस्टियन मॉनेस्ट्री एज ए मॉन्क एट ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ही ब्रून सिटी में एज ए मॉन्क, एक मॉन्स्ट्री में, अगस्टियन मॉन्स्ट्री थी एक, उसमें इन्होंने एज ए मॉन्क काम करना चालू किया। इन 1856 to 57 he started his historical experiments of heredity on the P. Pisum sativum plant। 1856 में, 1856 एंड 1857 के टाइम में इन्होंने अपना जो ये हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट था इनका पी प्लांट पे, जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया। हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क कंटिन्यूड ऑन पी प्लांट टिल 1863, और 1856 से 1857 में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया पी प्लांट पे, और इनका एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे चला कब तक, 1863 तक। Then the result of his experiments were published in 1865, और 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला एंड 1865 में इनका जो वर्क था वो जाकर के पब्लिश हुआ। ये पेपर बाय मेंडल बाय नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वाज पब्लिश्ड इन दिस जर्नल, और इनके जो पेपर का नाम था, जो टाइटल था, वो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल वॉज अनेबल टू गेट एनी पॉपुलरिटी, नो वन अंडरस्टूड हिम। तब तक इनको, मेंडल को कोई भी पॉपुलरिटी गेन नहीं हुई और कोई भी इनको समझ नहीं पाया। ही डाइड इन 1884 विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट फॉर हिज वर्क। देन 1884 में इनकी डेथ हो गई, और डेथ के टाइम तक इनको अपने काम का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला था। After 16 years of Mendel's death in 1900,
मेंडल पास्टुलेट्स वर रीडिस्कवर्ड। इनके डेथ के 16 ईयर के बाद, गैप था टोटल 16 ईयर का, यानी कि 1900 में इनके पोस्टुलेट्स को रीडिस्कवर किया गया। अब हम देखते हैं आगे। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। मेंडल ने जो अपने वर्क को पब्लिश किया था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को 1865 में, ये जो था वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ। क्यों नहीं फेमस हुआ? क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे और वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड था। 1900 से ही उसको, इनके सारे जो पोस्टुलेट्स थे उसको रीडिस्कवर्ड किया गया था। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि जो 1865 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था, 1865 में इनका पेपर जो पब्लिश हुआ था वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाया, उसके क्या रीजंस थे ऐसे जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। तो फर्स्ट रीजन जो था, फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एज इट इज नाउ इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। तो जो पहला रीजन इनका ये था कि उस टाइम में कम्युनिकेशंस की जो प्रोसेसेस थी वो जो था वो बहुत ज्यादा इजी नहीं था। जैसे आज के टाइम में कम्युनिकेशंस जो है बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं हैं और सारी सुविधाएं भी आजकल के टाइम में मिल जाती हैं। तो उस टाइम में क्या था कि कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं था और इसकी वजह से जो उनका वर्क था, उनका वर्क जो था वो बहुत ज्यादा वाइडली पब्लिसाइज नहीं हो पाया, यानी कि विस्तार में नहीं पब्लिश हो पाया। सेकेंड रीजन इनका ये था, सेकेंडली इस कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर इन मेंडल वर्क एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। इनका जो वर्क था किसके ऊपर था? कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के ऊपर था। और जो डिस्क्रीट यूनिट्स थी जो कि कंट्रोल कर रही थी एक्सप्रेशन को, किसके? ट्रेट के। जो डिस्क्रीट यूनिट्स थी जिसकी वजह से ट्रेट के एक्सप्रेशंस कंट्रोल हो रहे थे, और जो पेयर ऑफ एलील्स थे, जो पेयर ऑफ एलील्स थे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बोला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो दोनों हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक दूसरे के एलील्स हैं, which did not blend with each other, was not accepted by his contemporary as an explanations। तो ये सारे जो इनके कॉन्सेप्ट्स थे और जो डिस्क्रीट यूनिट्स थी एक्सप्रेशंस की जिससे कि ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे थे, जो पेयर ऑफ एलील्स थे वो क्या थे? पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जो कि आगे देखा जा रहा था कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस थी उसमें ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं बैठ पा रहे थे। तो दो रीजन इनके ये हो गए। तीसरा रीजन इनका ये था, थर्ड, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो उस टाइम क्या था कि जो बायोलॉजिस्ट थे उनका जो मानना था कि बायोलॉजी वाले मैथमेटिक्स यूज नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या था कि मेंडल ने अप्रोच किया था, किसे? मैथमेटिक्स को अप्रोच किया था इसमें, जेनेटिक्स में, और बहुत सारे उन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमिनन को इसी मैथमेटिक्स के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो कि उस टाइम टोटली अनएक्सेप्टेबल था। कोई भी साइंटिस्ट जो बायोलॉजी का था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये मैथमेटिक्स की चीजें बायोलॉजी में कैसे आ गई। तो तीसरे नंबर की चीज ये हो गई। देन फाइनली जो था लास्ट में, फाइनली थ्रू मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जीन वाज डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर आर से व्हाट दे वर मेड ऑफ। तो जो लास्ट वन था, मेंडल का जो वर्क था किसके ऊपर था? फैक्टर्स, यानी कि उस टाइम उसको जीन को फैक्टर बोला जा रहा था, तो फैक्टर वाज डिस्क्रीट यूनिट। उन्होंने बोला था कि ये जो फैक्टर्स हैं, जीन हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट हैं। तो इन्होंने तो ये बोल दिया था, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ, फिजिकल प्रूफ नहीं था जिससे कि वे एक्सप्लेन कर पाए कि ये सच में जो फैक्टर्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट ही हैं, और क्या जो जीन्स हैं वो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका उन्होंने
फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे पाए थे। इसकी वजह से क्या था कि उस टाइम तक 1865 तक उनकी जो ये थ्योरी थी वो अनरिकग्नाइज थी और उनको कोई भी फेम नहीं मिला था। तो ये सारी चीजें जो थी टोटल मिला करके ये यहाँ पे हमने बात किया कि सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन इजी नहीं था। उनके जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन के टर्म्स थे, पेयर ऑफ एलील था, एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेड्स थे, वो सारे जो थे वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस मतलब सीन नहीं कर पा रहे थे। फिर मैथमेटिक्स को इन्होंने यूज किया जो कि अनएक्सेप्टेबल था बायोलॉजिस्ट के टर्म में। देन उन्होंने बाद में ये फैक्टर्स और जीन जो था जो ये बोल रहे थे कि डिस्क्रीट यूनिट है, उसका कोई इनके पास फिजिकल प्रूफ नहीं था। तो ये सारी जो इनकी सारी चीजें इनमें देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। तो अब हम आगे देखते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स रिमेन हिडन फॉर 34 ईयर्स। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 34 ईयर्स तक हिडन था, मतलब इस पे कोई भी काम नहीं हुआ था। रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट ने इनका काम जो है अलग अलग साइंटिस्ट थे और अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे थे, और इनके जो काम था, इनका जो पॉस्टुलेट्स था उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। पहले जो थे वो थे कार्ल कोरेंस। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी एंड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन मेज। कार्ल कोरेंस जो थे वो जर्मनी से बिलोंग कर रहे थे और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था किस पे? मेज पे स्टार्ट किया था। देन सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो थे ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड एंड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइमरोज। ह्यूगो डिब्रीज जो थे वो हॉलैंड के थे और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे इन्होंने स्टार्ट किया। ही पब्लिसाइज्ड मेंडल्स रिजल्ट्स इन 1901 इन फ्लोरा मैगजीन। इन्होंने मेंडल के वर्क को रिपब्लिश किया था 1901 में। कहां पे? फ्लोरा मैगजीन। उस टाइम पे एक मैगजीन हुआ करती थी जिसका नाम था फ्लोरा मैगजीन। तो उन्होंने 1901 में मेंडल के जो पॉस्टुलेट्स थे उसको रिपब्लिश कराया था। देन थर्ड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एरिक वॉन सेरमैक। ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। ये जो थे एरिक वॉन सेरमैक, ये थे ऑस्ट्रिया के, जहां से मेंडल थे। जिस देश से मेंडल थे उसी देश से एरिक वॉन सेरमैक थे। एंड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म गोज टू 3 साइंटिस्ट। और इन्हीं तीनों साइंटिस्ट को रीडिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, जो कि मेंडल ने पहले ही इसकी डिस्कवरी की थी। तो रीडिस्कवरी का क्रेडिट जो है इन तीनों साइंटिस्ट को जाता है। कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, ह्यूगो डिब्रीज फ्रॉम हॉलैंड एंड एरिक वॉन सेरमैक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि कोरेंस गेव 2 लॉज ऑफ मेंडलिज्म। कोरेंस ने आगे फर्दर स्टडी किया और उन्होंने क्या किया कि 2 लॉज को, मेंडल के 2 लॉज को दिया। पहला जो था लॉ ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, मेंडलिज्म्स जो इनके लॉज थे। फर्स्ट लॉ जो था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो पॉस्टुलेट्स मेंडल के थे उसमें उन्होंने 3 लॉ को डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट लॉ जो था वो था डोमिनेंस का। तीसरा लॉ, सेकेंड लॉ जो था वो था सेग्रीगेशन का, और थर्ड लॉ जो था वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 जो है मेंडल ने पॉस्टुलेट्स दिए थे, और बाद में जब इन तीनों साइंटिस्टों ने रीडिस्कवरी की तो उसमें से ये जो डोमिनेंस वाला था ये पूरी तरीके से सही नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से इसको यहां पे पॉस्टुलेट्स ही लेके चले, और इन दोनों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इन्होंने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से इनको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो आज के टाइम में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, वो टोटल 2 लॉज को ही पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन दोनों लॉज को कार्ल कोरेंस ने दिया था। देन हम आगे मूव करते हैं।
रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस होने का रीजन क्या था, ये देख लेते हैं हम। तो मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, जो इनहेरिटेंस का पैटर्न दिया था वो एक या दो कैरेक्टर को साथ में लेके चले थे, वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम। सेकेंड ये था, पी प्लांट इज एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 months, सो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी एनालाइज्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो पी प्लांट था वो एनुअल प्लांट था, जनरली शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, 2 से 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाती थी पूरी लाइफ साइकिल इसकी, और नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग्स थे इसके, जो यंग वंस बन के आ रहे थे इसके, वो जो थे वो लार्ज इन नंबर में थे, और एक छोटे से पीरियड में, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में इसको हम एनालाइज कर सकते थे, इसकी एनालिसिस कर सकते थे। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे थे। इट हैज मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट, इसके बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट थे जो कि आगे हम देखेंगे। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस इसमें थी। देन क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन इट आर्टिफिशियली, सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो था वो हम बहुत इजीली करा सकते थे, इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो था वो बहुत ही इजी हो जा रहा था। पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट, और पी प्लांट इजिली कल्टीवेट किया जा सकता था। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस हुए, लेकिन उनको ये पता नहीं थी, ये बाद में रीडिस्कवर किया गया, उसके बाद बताया गया कि हाँ इन्हीं वजहों से मेंडल जो थे वो सक्सेस हुए थे। फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं, मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स ऑन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को लेकर के चला था, 7 कैरेक्टर्स को लेकर के चले थे, जिसमें से नंबर 1 जो था लेंथ ऑफ प्लांट, नंबर 2 फ्लावर की पोजीशन, नंबर 3 शेप ऑफ पोड, पोड की शेप, नंबर 4 कलर ऑफ पोड, नंबर 5 सीड शेप, नंबर 6 सीड कलर एंड नंबर 7 फ्लावर कलर। तो ये सातों कैरेक्टर्स जो थे वो मेंडल साथ में लेके इसको स्टडी किए थे, 7 कैरेक्टर्स। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं इन सातों कैरेक्टर्स के बारे में। तो सातों कैरेक्टर्स जो थे उसमें कुछ डोमिनेंट ट्रेट था और कुछ रिसेसिव ट्रेट था। फ्लावर का कलर जो फर्स्ट नंबर का था, फर्स्ट जो कैरेक्टर था इसका, पर्पल और व्हाइट, ये दो थे। डोमिनेंट में पर्पल था और रिसेसिव में व्हाइट फ्लावर की कलर थी। देन प्लांट की हाइट, सेकेंड नंबर का ट्रेट, इसमें डोमिनेंट ट्रेट टाल था और रिसेसिव ट्रेट शॉर्ट था, टाल और यहां पे शॉर्ट। देन सीड का कलर, थर्ड कैरेक्टर, जिसमें डोमिनेंट येलो था और रिसेसिव ग्रीन था। देन सीड की शेप, फोर्थ नंबर, डोमिनेंट ट्रेट इसमें राउंड था और रिसेसिव ट्रेट इसका जो था वो रिंकल्ड था। देन फिफ्थ नंबर पॉड की कलर, पॉड की कलर में डोमिनेंट जो था वो ग्रीन था और रिसेसिव येलो था। और देन सिक्स नंबर में डोमिनेंट ट्रेट जो था इन्फ्लेटेड और रिसेसिव ट्रेट जो थे इसके वो कंस्ट्रिक्टेड यानी फ्लैट थे। देन नंबर 7 फ्लावर की पोजीशन, डोमिनेंट ट्रेट जो था वो एक्सियल था और रिसेसिव ट्रेट इसका जो था वो टर्मिनल था। तो 2 कैरेक्टर्स हमको दिखाई दे रहे थे और यहां पे जो ट्रेट थे वो टोटल 7 कैरेक्टर्स को लेकर के इन्होंने चले थे, जिसमें से डोमिनेंट और रिसेसिव 2 टाइप्स के थे। अब हम आगे बात करते हैं और कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। की पॉइंट्स को देखने के बाद हमको यह पता चलेगा, हम देखते हैं, एस ब्लिक्स कंक्लूडेड दैट द जीन स्टडीड बाय मेंडल आर लोकेटेड ऑन 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मेंडल को पता नहीं थी, लेकिन एक साइंटिस्ट थे एस ब्लिक्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल के वर्क को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो सारे जो जीन्स थे, जो इस पे जीन्स थे वो लोकेटेड थे कहां पे, 4 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, 4 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स पे ये प्रेजेंट थे और कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। दीज आर क्रोमोसोम फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड 7th। 2 ऑफ द जीन्स आर ऑन क्रोमोसोम्स फर्स्ट एंड 3 ऑन क्रोमोसोम 4th। जो 2 कैरेक्टर्स थे इसके वो क्रोमोसोम्स नंबर फर्स्ट पे थे और 3 जो थे वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे थे। मतलब फर्स्ट जो था उस पे 2 थे, देन
फोर्थ जो था उस पे 3 थे एंड फिफ्थ एंड सेवेंथ पे 1 थे। These genes are located far apart on the chromosome except genes controlling plant height and pore shape. ये जो जीन थे वो बहुत ही दूर थे, located far apart on the chromosome except gene controlling plant height and pore shape. प्लांट की हाइट और पोर का शेप जो था, ये दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो क्रोमोसोम्स पे बहुत ही दूर दूर लोकेटेड थे। देन इन पी प्लांट सीड कोट कलर एंड फ्लावर कलर आर रेगुलेटेड बाय सेम जीन। पी प्लांट में जो था सीड का कोट कलर और फ्लावर का कलर, ये दोनों जो थे सेम जीन रेगुलेट कर रहे थे। मेंडल ऑब्टेन्ड रिंकल्ड सीड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। मेंडल ने जो ऑब्टेन किया था रिंकल्ड सीड को, वो क्या था, वो एब्सेंस हो जा रहा था उसमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। एक स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम था जिसकी वजह से कुछ फैक्टर्स निकल के आ रहे थे, वो रिंकल्ड में एब्सेंट हो जा रहे थे, और अगर ये इसमें प्रेजेंट होते तो वो रिंकल्ड नहीं होते। रिंकल्ड सीड फ्री शुगर इज मोर इन प्लेस ऑफ स्टार्च। तो ये सब सारी बातें हो गई मेंडलिज्म्स के बारे में। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।